ओके बेटा, अब जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, कुछ मुझे आइडिया हो गया उसका। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन मैं करवाता हूं और उसके बाद मैं आज जाऊंगा स्केलर मल्टीपल का कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो पहले एक एग्जाम्पल इसलिए करवा रहा हूं कि मुझे ऐसा लगा जो आपको जो सवाल अभी मासूमा ने किया, अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो उसके लिए एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देखिएगा भाई। लेट्स से कि आपके पास एक पैरेललोग्राम शेप है, ठीक है। अब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये हमें पता है। तो हमने कह दिया भाई ये दोनों साइड पैरेलल है और ये साइड भी पैरेलल है, ठीक है। नाम दे दिया हमने ए बी सी डी। अब आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वेक्टर की। ए बी बराबर है पी के, ए बी बराबर है पी के, बी सी बराबर है क्यू के, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड इन टर्म्स ऑफ पी एंड और क्यू। पहला पार्ट, हमें चाहिए वेक्टर ए सी। अब छोटी छोटी बातें बताता हुआ जाऊंगा तो फोकस रखिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर यहां पर लिखा हुआ है बेटा ए टू सी, इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट सी है। तो मैंने ए से जाना है सी पर, ये मेरा अल्टीमेट टारगेट है। तो पहले मैं ए से जाऊंगा बी एंड देन फ्रॉम बी टू सी। तो ए से जो बी का वेक्टर है वो है मेरे पास पी, और बी से सी का वेक्टर है क्यू। तो ये आ जाएगा मेरे पास पी प्लस क्यू। ये सिंपल है। अगर मैं आपसे कहूं सेकंड पार्ट में कि भाई बताओ डी से ए का वेक्टर क्या होगा, अगर आपने डी से ए का वेक्टर निकालना है तो व्हाट डू यू थिंक आंसर होना चाहिए इसका? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आपके पास ए से लेके डी अगर हमारे पास बराबर है क्यू के, तो डी से लेके ए हो जाएगा हमारे पास माइनस क्यू, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं थर्ड पार्ट के, मुझे ये बताओ भाई कि आपके पास डी से बी का वेक्टर क्या होगा, कि मैंने यहां से इधर आना है, ये मेरा टारगेट है। क्या होगा इसका वेक्टर डी से बी? वेरी नाइस। अब जिन बच्चों का रिप्लाई नहीं आ रहा ना, फिर वो ये मत कहिएगा कि हमारी क्वेरी है, क्योंकि अगर आप क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो फिर मुझसे एक्सपेक्ट ना करें कि मैं आपकी तमाम क्वेरीज का आंसर दूंगा। ठीक है बेटा। तो ये बना P माइनस क्यू, ये आ गया हमारे पास P माइनस क्यू। दैट वाज अ सिंपल वन। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां पर एक पॉइंट लेकर आते हैं और मैं कहता हूं कि M एक पॉइंट है, और M के बारे में क्या है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। M इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। तो मुझे बताएं D से लेके M का वेक्टर क्या होगा, D से M का वेक्टर क्या होगा आपके हिसाब से? P अपॉन टू। वेरी नाइस, ये हो जाएगा भाई P अपॉन टू। ये होगा D से लेके M का वेक्टर, ठीक है बेटा। अब मैं आपसे कहूं, मुझे अब ये बताएं कि अगर आपको फाइंड करना है पार्ट फोर, B से लेके M, ये फाइंड करना है, अब बताएं क्या होगा, B से M का आंसर क्या होगा? वेरी नाइस, ये होगा Q माइनस P अपॉन टू। मासूम अपना माइक अनम्यूट करिएगा, हैंड रेज करने जल्दी से। जी बेटा, क्या सवाल है आपका? सर ये मुझे ये P/2 समझ नहीं आया। अच्छा, जरा अनम्यूट रहिएगा, म्यूट ना कीजिएगा। मालूम मालूम मुझे एक बात बताए मासूमा, मान लीजिए कि ये लेंथ है मेरे पास और इसकी वैल्यू है 10, ठीक है बेटा, ये 10 है, और मैंने कहा कि ये इसका मिड पॉइंट है। तो मुझे बताओ कि ये लेंथ कैसे आई, ये लेंथ क्या होगी? 5 है, 5 होगी। कैसे होगी बेटा, कैसे कैसे किया आपने ये? क्योंकि ये हाफ है ना इसकी। अगर ये मिड बेटा जब पॉइंट है तो आपको इसका इतनी हाफ होगा। अकल, जब आपको इतनी अकल यहां पर है तो ये चीज यहां पर क्यों नहीं आ रही? तो वो डिवाइड, अच्छा 2 है, सही, ओके सही है। जागें, जागती रहें, क्लास में जागती रहें भाई, दिमाग भी लेकर आए साथ साथ।
ये हो गया हमारे पास P/2 जो भी था आंसर, ठीक है। आपने बताया इनका आंसर आया Q माइनस P/2। ओके बेटा, अब मैं आपसे कहूं कि यार मेरे पास एक और पॉइंट है यहां पर, उसको मैंने कह दिया N। अब N के बारे में मैं आपसे ये कहता हूं, N इज द पॉइंट सच दैट Bn/Nc इक्वल्स टू 3:2। अब मैं आपको बड़ा स्ट्रिक्टली कह रहा हूं कि अब आपने चीजों को लिखना नहीं है, अब आपने सिर्फ सुनना है, क्योंकि आप कोई पॉइंट मिस कर दोगे ना तो आप पूरी क्लास में मुझसे एक ही बात बार बार पूछते रहोगे। अब मेरी बात और से सुनना, लिखना मत। देखो बेटा, ये जो चीज है ना, जहां पर रेशियो में डिवाइड करना है, ये अक्सर बच्चों को तंग करती है। इसका एक थोड़ा सा लेंथी मेथड है और एक शॉर्ट मेथड है। पहले मैं थोड़ा लेंथी मेथड बताऊंगा, और ये मेथड आपने हर उस जगह अप्लाई करना है जहां पर आप थोड़े भी कंफ्यूज हो रेशो में, ठीक है। अब पहले मैंने आपको दिया कि अगर Bn 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो Nc 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस चीज को मैं मार्क कर रहा हूं। अगर Bn 3 रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है तो Nc 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल मेरे पास हो गया 5। ठीक है बेटा, मुझे निकालना क्या है भाई, मुझे निकालना है बी से लेके एन का वेक्टर क्या होगा, मुझे ये निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे ये देखिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, अभी टाइम दूंगा मैं आपको लिखने के लिए। जब रेशो का सवाल आए तो आप बेटा क्या करो, आप अपने पास ऐसे दो कॉलम बना लो, एक आर का और एक वी का। आर रिप्रेजेंट रेशो एंड वी रिप्रेजेंट वेक्टर। सबसे पहले देखो आपका टोटल रेशो कितना है, टोटल इज 5, ठीक है। और जो 5 का रेशो है ये रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है Q को। तो 5 के अगेंस्ट आप लिख दो Q, ठीक है। क्या किया, R और V दो कॉलम बना दिया आपने। R रिप्रेजेंट रेशो एंड V रिप्रेजेंट वेक्टर। तो टोटल रेशो 5 है और 5 किसका रेशो है, वेक्टर Q का। अब मुझे फाइंड करना है वेक्टर Bn। तो देखो Bn का रेशो क्या है, Bn का रेशो है 3, और यहां पर आ जाएगा Bn का वेक्टर। और अब आप कर दोगे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Bn बराबर हो जाएगा 3Q/5 के। ऐसे आपने किसी भी रेशो से वेक्टर निकाल सकते हो। अब आप इसको कॉपी कर लो, समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो परेशान नहीं होइएगा, मैं इसके और सवाल कराऊंगा आपको, ठीक है। कॉपी कर लीजिएगा इसको। कोई भी वेक्टर अगर रेशो में डिवाइड होगा तो आपने उसको इसी तरह सिंप्लीफाई करना है। जब आपने कॉपी कर लिया हो तो बेटा मुझे थम्स अप कर दीजिएगा, और मैं आपको इसके बाद ऐसा एक सवाल कराऊंगा तो उससे परेशान ना हो कि भाई आपको समझ आया कि नहीं आया। आपने कर लिया, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है बेटा। अब इसी को हम इंप्लीमेंट करते हैं पास्ट पेपर पे, ताकि एक क्वेश्चन भी हो जाएगा और ये हमारा कॉन्सेप्ट भी वहां पक्का हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आते हैं पास्ट पेपर पर, और मैं लेट सपोज ये क्वेश्चन मेरे सामने है, क्योंकि इसमें रेशो आ रहा है तो मैंने ये क्वेश्चन खोल लिया। क्वेश्चन नंबर 21, अगर आप में से किसी की क्वेरी है तो वो भी हम सॉल्व कर लेंगे यहां पर, ठीक है। आपने वेक्टर का क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, जो बातें मैं बताऊंगा अगर आप फॉलो करोगे तो यकीन माने आपके लिए बहुत फायदा होगा। सबसे पहली बात, क्वेश्चन में कह रहा है दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। इससे हमें यह मालूम पड़ गया कि अगर ये वाला वेक्टर P होगा तो ये वेक्टर भी हमारे पास P होगा। तो मैंने मार्क कर दिया कि भाई ये मेरे पास P का वेक्टर है। उसके बाद आपको रेशो मिल गया है, ओ पी इज पी, ओ क्यू इज क्यू, ठीक है। एस इज अ पॉइंट सच दैट ओ एस रेशो एस पी इज 1:3। तो अगर ओ एस 1 होगा तो एस पी मेरे पास 3 होगा।
ये आपको रेशो यहां पर मिल गया है। T इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ आर। मिड पॉइंट का मतलब हुआ ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएगी, मिड पॉइंट है। आपको चाहिए Q से लेके P, मतलब मुझे Q से लेके P पहुंचना है। P तो मेरे पास ये वाला वेक्टर है, तो अगर मैं Q पर खड़ा हूं और मैंने P पर जाना है तो क्या आंसर होगा इसका? Q से P, तो पहले हम Q से O जाएंगे तो हमने कवर किया -Q, फिर हम O से P गए तो हमने कवर किया P, तो हमारा आंसर आ जाएगा P माइनस क्यू। P माइनस क्यू, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको आप -Q प्लस P लिखो तब भी बात सेम है, P माइनस क्यू आंसर है हमारा। ठीक है, आई सपोज के इस पहले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर है तो अभी सवाल पूछ लें। ओके, आगे उसने कहा टी से लेके एस। अब टी से लेके एस ये वाला वेक्टर चाहिए आपको। ओके बेटा, अगर मैंने क्यू से पी का वेक्टर निकाला, क्यू से पी का निकाल लिया मैंने पी माइनस क्यू, तो बेटा मेरे पास ये वाला वेक्टर भी पी माइनस क्यू होगा। क्यों होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम है। सही है। और अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये P माइनस क्यू है, तो बताओ भाई T से लेके O क्या होगा, ये वाला क्या होगा? तो मैं ये कहूंगा कि भाई ये जो होगा ये P माइनस क्यू का आधा होगा। क्यों आधा होगा? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, इसलिए आधा हो जाएगा। तो अब हमारे लिए जो बचा वो बचा वेक्टर ओ एस, ये बचा। अब इसको मैं निकालना पहले सिखाऊंगा आपको वही रेशियो फॉर्मूले से। तो हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे रेशियो और वेक्टर। अब देखो बेटा, ये टोटल रेशियो कितना होगा? ये टोटल हमारे पास होगा 4, और 4 के अगेंस्ट वेक्टर कौन है? वेक्टर है P। हमें कहां से कहां तक जाना है? हमें तो O से S जाना है, मतलब रेशियो क्या है? 1। अगर रेशियो 1 होगा तो वेक्टर होगा OS। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप OS निकाल लोगे, तो OS क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/4 टाइम्स P। ये आ गया OS का वेक्टर। ठीक है बेटा, ये OS का वेक्टर आ गया। अब आपको जाना था T से S, तो बेटा मैं T से, पहले मैं T से जाऊंगा O, वो हो जाएगा P-Q/2, और फिर O से जाऊंगा S, वो हो जाएगा 1/4P, और इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो T से लेके S मेरे पास आया P-Q/2 प्लस 1/4P। इसको सिंप्लीफाई करना मैंडेटरी है क्योंकि इसमें 2 बार P आ रहा है। तो हम एक काम ये करते हैं कि हम यहां पर ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 4, ये मल्टीप्लाई हुआ 2 से, तो ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो हमारी वर्किंग हो जाएगी 2P माइनस 2Q प्लस P। तो आंसर आएगा बेटा 3P माइनस 2Q/4। और ये आंसर हुआ। बेटा क्लियर हुआ? मासूमा आपको क्लियर हुआ? आप जो कह रही थी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, अभी कुछ क्लैरिटी आई? गुड। तो वेक्टर जब भी आप कर रहे हो, मेरे कुछ टिप्स हैं आपके लिए। पहली चीज, आप अपनी डायग्राम पर तमाम डेटा मेंशन करो, क्योंकि हम डायग्राम पे जब मूव कर रहे होते हैं तो हमें पता होगा ये वेक्टर तो मिला हुआ है हमें, तो हम फौरन फौरन ऐड कर लेंगे। दूसरी बात, रेशो के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सही है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सवाल है पार्ट बी, ये आपके लिए एक रिवीजन क्वेश्चन आ गया। तो ये बताएगा इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालेंगे। आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन है आपके पास, तो कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बता सकता है कि यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे। वन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 1/2 AB sin C। वेरी नाइस, बिल्कुल आपने सही कहा। इस्माइल ने भी बताया, मुझे सार ने भी बताया, 1/2 AB sin C। फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था। लेंथ ऑफ एक्स वाई कैसे निकाली जाएगी, ये कौन बताएगा? कोसाइन रूल यूज कर सकते हैं। वेरी नाइस, हम कोसाइन रूल यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है।
तो ये सवाल इसलिए यहां पर डाला हुआ, देखिए वेक्टर के साथ ही आया, तो वेक्टर के साथ आपका फर्दर ट्रिक का सवाल लगकर आ गया है। तो ये एक काइंड ऑफ रिवीजन भी था हमारे लिए। ठीक है बेटा, चले जी आगे बढ़ते हैं भाई, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले चले एक और सवाल करवा देता हूं मैं आपको। क्या आपने 26 क्वेश्चन किया हुआ है बेटा? 26, क्योंकि जहां भी वो रेशो वाली चीज आ रही है तो अच्छा हो जाएगा। इसरा ने तो किया हुआ है भाई, हिबा ने नहीं किया हुआ। चले ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं, फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कंटेंट पे जाऊंगा जो हमें करना है आज। आपको कहा इन द डायग्राम, इसका पार्ट भी बेटा, पार्ट भी तो छोड़ दो, अभी पार्ट ही करवा रहा हूं। F is the point where AF is 1/4 of AB. E is the midpoint. ओके बेटा, अब जैसा मैंने आपको कहा कि चीजों को मार्क किया करो। E is the midpoint of AC, तो मेरे पास E से लेके C की जो लेंथ है ये भी क्या हो जाएगी? Q हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि E मिड पॉइंट है मेरे पास, इसलिए Q हो जाएगा। A से लेके E मेरे पास है, सही। आपको चाहिए एफ ई। अब अगर बेटा आप एफ पर खड़े हो और आपने ई पर जाना है, तो पहले आप एफ से ए जाओगे, फिर ए से ई आ जाओगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास क्यू माइनस पी। कितना सिंपल सवाल, आपको 1 मार्क का मिलता है ये। कितना सिंपल सवाल है, क्यू माइनस पी आंसर है। सेकंड में आपको कह रहा है वेक्टर बीसी। ओके बेटा, इसके लिए हम जरा इसको यूज करते हैं। ठीक है, हमें दिया हुआ है बेटा कि ए एफ बराबर है 1/4 ए बी। आसान बात करेंगे बेटा, 4 यहां पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप ये कहोगे 4 टाइम ए एफ इक्वल्स टू ए बी। और ए एफ का तो वेक्टर हमें दिया हुआ है ना बेटा, ये तो पी है, तो ए एफ की जगह इसका वेक्टर यूज करो, ये आ जाएगा 4p इक्वल्स टू ए बी। और जैसे ही मैंने वेक्टर निकाला, मैं फौरन इसको डायग्राम पे मार्क कर दूंगा कि ए से लेके जो बी का वेक्टर है मेरे पास, दैट इज 4p। ये आ गया। ठीक है बेटा, आपको जाना है बी से लेके सी, तो अगर बी से सी जाना है तो पहले बी से ए जाऊंगा, दैट इज -4p, एंड ए से सी आऊंगा +2q, तो आंसर आ जाएगा -4p +2q। अभी क्लियर हो बेटा? अभी कोई प्रॉब्लम, किसी को कंफ्यूजन, कोई अभी चीज समझ ना आ रही हो तो बताओ। ओके, अब मैं चलता हूं बेटा, आज का जो ओनली हमारा आज का कंटेंट है ना, जो आपकी क्वेरीज है ना बेटा ईशल, वो आज की क्लास के बाद कवर अप होंगी, क्योंकि आप में से ज्यादातर बच्चों को जो सवाल है वो आ रहा है स्केलर मल्टीपल को लेके, तो उसकी कहानी हम शुरू करते हैं आज। चलें जी, अब आज हम एक चीज डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है स्केलर मल्टीपल। आप लोग अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हो, मैंने अलाउ किया हुआ है। अब मुझे बताएगा कोई आप में से कि आपको स्केलर मल्टीपल का नाम सुन के क्या समझ आता है। मेरा क्वेश्चन खाली ऑनलाइन वाले बच्चों से है, तो जो बच्चे फिजिकल में पढ़ चुके हैं वो आंसर मत दीजिएगा प्लीज। जो ऑनलाइन में है खाली वो बताएं कि आपको ये वर्ड सुन के क्या समझ आता है। चले, आपको इसका मतलब नहीं पता जी बेटा इस्माइल। सर इसमें ये होता है ना कि के दिया हुआ होता है, स्केल फैक्टर 2 4 यूं कुछ दिया हुआ होता है। अच्छा, यूं होता है भाई, यूं होता है। हाँ ईशा, आपने काफी अच्छा आंसर दिया। देखिए बेटा, लेट सपोज मैं आपसे कहूं ए एक वेक्टर है मेरे पास 1 और 3, और बी एक वेक्टर है मेरे पास 4 और 12। क्या आपको लगता है कि बी में से मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूं? क्या वेक्टर बी में कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, इस्माइल ने आंसर दिया 3 कॉमन आ रहा है। नहीं, 3 नहीं आ रहा बेटा, 4 आ रहा है। अगर मैं बी में 4 कॉमन निकाल लूं तो अंदर क्या आएगा मेरे पास? 1 और 3 बच जाएगा। और अगर आप ऑब्जर्व करो तो 1 और 3 तो मेरे पास ए का वेक्टर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि b बराबर है 4 टाइम्स ऑफ ए के। ऐसे ही है ना बेटा? तो इसको कहा जाता है स्केलर मल्टीपल, कि जब आप किसी वेक्टर को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करो और दोनों वेक्टर सेम हो जाएं, वो है आपका स्केलर मल्टीपल। समझ आया बेटा स्केलर मल्टीपल का मतलब? अब पहले स्केलर मल्टीपल की कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। ओके बेटा, ये हमारे पास 3 केसेस हैं, ए बी और सी। सही है? आपने यहां पर बताना है कि कौन सा स्केलर मल्टीपल है, ए है, बी है, सी है, या कोई भी नहीं है।
ईशर का मैसेज आया है कि सर ए है, नूर फातिमा ने कहा है कि ए और बी दोनों हैं, इसरा कह रही है तीनों है आई गेस। सर मैं मेहनत नहीं कर रही, आई गेस तीनों ले लें आप, सर मैं मेहनत नहीं करके बताऊंगी आपको। ईशर सर कह रही है बी भी है। सर सॉरी जी मेरे नेट का इशू हो गया था तो मुझे लीव करना बेटा आपका नेट का इशू अभी भी चल रहा है। था। तो आप वापस आपकी बता आवाज सकते हैं? आपकी आवाज बहुत लैग कर रही है मासूमा, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा जी, मरियम कह रही है ए है, हमना ने कहा ए एंड बी है, ईशल ने अब कहा बी नहीं है। पहले ईशल ने कहा था बी है, अब कह रही ईशल बी नहीं है। ईशल ने लिया यहां पर यू टर्न ईशल अब कह रही है सी है। ओके बेटा, अब हम चेक करते हैं इसको। देखो बेटा, अगर हम ए वाले पार्ट को देखें, अगर मैं -2 को मल्टीप्लाई करा दूं 4 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई कराया 4 से और 1 को भी मल्टीप्लाई कराया 4 से, तो हमारा रिजल्ट वैलिडेट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास स्केलर मल्टीपल है। अगर मैं 9 को मल्टीप्लाई कराऊं 2 से और 7 को मल्टीप्लाई कराऊं 2 से, दे आर नॉट इक्वल, तो ये आपके पास स्केलर मल्टीपल नहीं है। अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई कराऊं -2 से और 4 को मल्टीप्लाई कराऊं -2 से, तो ये बैलेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी आपका स्केलर मल्टीपल है। ठीक है, स्केलर मल्टीपल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया बेटा? ओके। अब लास्ट क्लास में एक बच्चे ने मुझे कहा था, आई थिंक वो मरियम थी। यस बेटा, बेटा मासूमा। सर मेरा आपको बताया ना मेरी वीडियो बहुत लैग कर रही थी नेट की वजह से, तो एक दफा वापस बता दें बस। बेटा अगर आप किसी वेक्टर को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करो और दोनों वेक्टर सेम हो जाएं, उसको कहा जाता है स्केलर मल्टीपल। ओके। यस बेटा, इसका सर स्केलर मल्टीपल्स क्या हमेशा होल नंबर्स में ही होंगे? नहीं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। फिर पार्ट बी में तो फ्रैक्शन में आ रहा है ना 2/3। 2/3 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम हो जाएगा। चेक करके देखते हैं भाई। अगर मैं 2/3 2/3 को अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई करूं और 2/3 को अगर मैं 21 से मल्टीप्लाई करूं, क्या आंसर सेम आ रहा है क्या? 3 1s आर 3 6 आर 6 2s आर 12। कहां सेम आ रहा है बेटा? मेरे पास तो 9 आना चाहिए था, सेम तो नहीं आ रहा। अच्छा, अब स्केलर मल्टीपल का कनेक्शन दो क्वेश्चंस में हमारे पास होगा, याद रखिएगा भाई। ये एक इमेज है, ठीक है, इसके करेक्टर को फोकस ना करें, इसका मैसेज देखें। अगर स्केलर मल्टीपल है, इसका मतलब है ये दो जगह यूज किया जाएगा। कहां कहां वो आपको नजर आ रहा होगा। जब क्वेश्चन आपको कहेगा पैरेलल वेक्टर्स, तब आपने स्केलर मल्टीपल यूज करना है, और जब क्वेश्चन आपको कहेगा कोलिनियर पॉइंट्स, तब आपने स्केलर मल्टीपल को यूज करना है। तो ये इमेज इसलिए दिखाता हूं कि मेरी बात शायद भूल जाओ, लेकिन आपको पढ़ के आइडिया हो जाएगा, याद आ जाएगा शायद पिक्चर का, कि भाई स्केलर मल्टीपल आता है जहां पर क्वेश्चन में कहा जाए पैरेलल वेक्टर्स या फिर कोलिनियर पॉइंट्स, वहां पर आएगा स्केलर मल्टीपल। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट आ गया भाई पैरेलल वेक्टर्स। अगर क्वेश्चन दे आपको P एंड Q आर पैरेलल वेक्टर्स, सबसे पहला काम आपको लिखना आना चाहिए कि हम मैथ में वेक्टर्स में पैरेलल वेक्टर को कैसे लिखते हैं। तो हम इसको लिखेंगे P = K टाइम्स Q। ये जो K है यहां पर, ये है आपका स्केलर मल्टीपल। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, उनको लिखने का तरीका है P = K टाइम Q, या फिर आप कह सकते हो P = K टाइम Q
बट यहां पर हम मैग्नीट्यूड लेंगे। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। कौन सा कब अप्लाई करना है डिपेंड करता है क्वेश्चन में डेटा क्या दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ वेक्टर दिया हुआ है तो ये यूज किया जाएगा, और क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो यूज किया जाएगा। ये है भैया आपके तरीके। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, इसको लिख लीजिएगा बेटा। क्योंकि जब क्वेश्चन में कहा जाएगा द वेक्टर्स आर पैरेलल, आपने सबसे पहले इस लाइन को लिखना है, आगे कहानी बाद में जाएगी। सबसे पहले लिखना कैसे है, इसको कॉपी कर लीजिएगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये क्वेश्चन है भाई, ए का एक वेक्टर दे दिया, बी का एक वेक्टर दे दिया, और मैंने कहा भाई सी फाइंड करो अगर ए और बी पैरेलल है। अब देखो बेटा, मुझे जो डेटा दिया हुआ है ये वेक्टर फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में नहीं है। तो मैं वेक्टर वाला यूज करूंगा, स्केलर मल्टीपल वाला, ठीक है। क्योंकि दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, ये साइन पैरेलल है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो हम कहेंगे ए इक्वल्स टू के टाइम्स बी, ये हमारी पहली स्टेटमेंट आ गई। ए इक्वल टू के टाइम्स बी कब अप्लाई करोगे, जब क्वेश्चन में बोला जाएगा पैरेलल वेक्टर्स। अब ए की वैल्यू क्या है, ए इज 6 - 5, के की जगह के, बी क्या है 4 एंड सी। इस तरह के क्वेश्चंस हमने फर्स्ट लेक्चर में सॉल्व करना सीखे थे, कि जहां पर हम कैसे इसको इक्वेट करते थे। तो अगर मैं इसको इक्वेट करूं तो 6 इक्वल्स टू के टाइम्स 4 एंड -5 इक्वल्स टू के टाइम सी। दोनों को इक्वेट कर दिया, कैसे इक्वेट किया दिखा भी रहा हूं। इसको इक्वेट किया, एक इक्वेशन आ गई। इसको इक्वेट किया, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा 6/4 इक्वल टू के, जो कि बराबर हो जाएगा 3/2, और -5 इक्वल्स टू के टाइम सी, और के की वैल्यू को यहां पर आपने पुट कर दिया। सही है बेटा। अब ये 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो -10/3 इक्वल टू सी, ये आपका आंसर बन गया। ये बना आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन है, सवाल पूछ सकते हैं बेटा। इसको जल्दी से आप कॉपी करें अपने पास, और जब कॉपी कर लें तो थम्स अप भी कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ रहा हूं, सबका मेरे ख्याल है थम्स अप आ गया मेरे पास। अब मैं आपको ऐसी एग्जाम्पल करने को दे रहा हूं। पहले इस बार, यस बेटा। सर अगर हम एक वैल्यू की पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 7 = QK-1, तो मैं -1 को जब शिफ्ट कर रही होंगी तो वो पॉजिटिव साइन में बदल जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1 जाके डिवाइड होगा। ओके।
ऑलराइट, कुछ बच्चों के आंसर्स आना शुरू हो गए तो मैं वर्किंग करवा रहा हूं। पहला स्टेप लिखने का तरीका, P इक्वल्स टू K टाइम्स Q। ठीक है, P क्या है, -9 7, K की जगह K, Q क्या है, U -1। इक्वेट करते हैं, -9 इक्वल्स टू KU, 7 इक्वल्स टू K -1। तो K का आंसर आ गया -7। -9 इक्वल्स टू -7 टाइम्स U, 9/7 इक्वल्स टू U। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, जी बेटा। सर जैसे एक नॉर्मल रेशो मेथड होता है वो भी कर सकते हैं, के को यूज करना जरूरी है? यस बेटा, क्योंकि देखिए हम जो लॉजिक लर्न करते हैं ना क्लास में, वो खाली एक आध सवाल के लिए नहीं होता। हम ऐसा कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं जो कि हमारे तमाम क्वेश्चंस पर अप्लाई हो सके। अब यहां पर तो क्वेश्चन आपको बड़ा सिंपल लगा तो आपने लगा शायद मैं रेशियो से अप्लाई कर दूं। कर सकते हैं लेकिन ना करें बेटा, जो मेथड है उसको फॉलो करें। ओके सर। ओके बेटा, अब ये एक केस है। इस केस का नाम मैं इस एग्जाम्पल के बाद बताऊंगा, पहले आपने इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। मान लीजिए कि मैंने कहा ए आपके पास एक वेक्टर है 3, K, और बी एक वेक्टर है आपके पास -9, 6। और वही वाली बात है, ए इज पैरेलल टू बी, फाइंड के। ये आपका क्वेश्चन है, करें स्टार्ट। ओके जी, अब मासूमा का आंसर आ रहा है -2, मरियम का भी आंसर आ रहा है -2। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, जब हम इसको लिखते हैं 3K इक्वल्स टू, सॉरी इसको ऐसे नहीं लिखते हम, तो पहले लिखते हैं इसकी वर्डिंग में ना, कि ये पैरेलल है तो हम लिखेंगे A इक्वल्स टू K टाइम्स B, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। फिर हम यहां पर वैल्यू प्लेस करते हैं, A की जगह आ जाएगा 3K इक्वल्स टू K टाइम्स B की जगह -9 और 6। कितने बच्चों ने ये स्टेप एज इट इज लिखा है जैसे मैंने लिखा है, या आपने कुछ चेंज किया इसमें, ये भी बताइएगा। सेम एज इट इज, ओके। अब इस केस का नाम लिख दें। ये केस का नाम है बेटा चालाक एग्जामिनर। कितना यूनिक नाम लेकर आया हूं, देख रहे हैं आप। चालाक एग्जामिनर की वजह, जब एग्जामिनर क्वेश्चन में के यूज कर चुका है तो आप के यूज ना करें, सेम वेरिएबल यूज ना करें। अब आप के को रिप्लेस करें और इसकी जगह आप कोई भी डिफरेंट अल्फाबेट यूज करेंगे, वरना वो के और के मिलके के स्क्वायर हो जाएगा, या के को आप इक्वेट कर दोगे। तो ये ख्याल रखिएगा, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में के पिक कर चुका है तो आपने के यूज नहीं करना। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 3 इक्वल्स टू एच टाइम -9 एंड के इक्वल्स टू एच टाइम 6। तो -1/3 इक्वल्स टू एच एंड k इक्वल्स टू -1/3 टाइम्स 6 विच इज -2।
सही बेटा। तो आपको अगर एग्जामिनर ऑलरेडी के यूज कर चुका है तो आपने के यूज नहीं करना। अब तक आपको पैरेलल वेक्टर, स्केलर मल्टीपल, इक्वेट करना, सिंप्लीफाई करना, ये बातें समझ आ गई बेटा? ओके। अब मैं चलूंगा एग्जाम स्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू में। अब काम ऐसे ही होगा, बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब मान लो मैं आपसे कहूं कि एक वेक्टर है ए बी और वो बराबर है 6p प्लस 3q के। एक वेक्टर है एक्स वाई, वो बराबर है 7p माइनस 9h क्यू के बराबर। कंडीशन मैंने दे दी आपको दैट ए बी पैरेलल टू एक्स वाई, फाइंड एच। इससे हमारे कॉन्सेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम स्टार्ट वैसी करेंगे, ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई, कहानी वही ऐसी स्टार्ट होगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब जब वैल्यू प्लेस करेंगे आप, तो ये होगा 6p प्लस 3q इक्वल्स टू k टाइम 7p माइनस 9h क्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 7kp माइनस 9kh क्यू। मल्टीप्लाई कर दिया 6p प्लस 3q। यहां तक किसी का कोई सवाल? ओके। अब जो मेथड है हमारे पास उसको हम कहते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। हम किसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे? जो हमारा वेक्टर है, एक p है और एक q है। अब देखो बेटा, p का लेफ्ट साइड पर कोफिशिएंट क्या है? p के साथ लिखा है 6। और p का राइट साइड पर कोफिशिएंट क्या है? यह है 7 के। दोनों p, कोफिशिएंट क्या होता है जो p के साथ लिखा हो? अब p के साथ पूरी एक ऐसे लिख दो तो वो p के साथ कोफिशिएंट काउंट किया जाएगा। इन दोनों को इक्वेट कर दो, 6 इक्वल टू 7k, तो k का आंसर आ जाएगा 6/7। इसी तरह q को भी कंपेयर करो। q का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पर कौन है भाई? यहां पर है 3, और राइट साइड पर है -9kh। इनको भी इक्वेट करो, 3 इक्वल्स टू -9kh। और यहां पर जो आप k की वैल्यू निकाल चुके हो उसको यहां पर यूज करो। और अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये 7 मारा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 3 जार 21 इक्वल्स टू -54 टाइम्स h। और ये हो जाएगा 21/54 विद अ नेगेटिव साइन इक्वल्स टू h। कैंसिल कर दो, 3 9 जार 27, 3 1 जार 3, 24 3 8 जार 24, या 1/2। 3 1 जार 3, हाँ 3 8 जार 24, 3 7 जार, सॉरी ये 7 है। ये हमारा आंसर आ गया भाई h का। तो जब आपके पास वेक्टर पी क्यू ए बी या किस फॉर्म में दी हो, तो वहां पर आपने करना है कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। कॉपी कर लें इसको भी बेटा जल्दी से। जी बेटा। सर इसमें भी अगर वेरिएबल के दिया होगा तो के की जगह कोई और यूज कर लेंगे। यस बेटा, वो हमेशा वही होगा। बेटा अब मैं आपको इस कॉन्सेप्ट का पॉसिबल क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दो जगहों पर अप्लाई होगा। कौन कौन सी? एक पैरेलल और एक कोलिनियर। दोनों का दिखाया था ना इमेज, याद रखना। दोनों जगह आपका स्केलर मल्टीपल आता है। सबने कॉपी कर लिया? हटा दूं स्क्रीन? ओके जी। यस बेटा।
सर पैरेलल और कोलिनियर का जो मेथड होता है सॉल्व करने का वो तो सेम होता है ना? जी बिल्कुल। अच्छा। ओके जी, अब आपको मैं करवाता हूं इसका सवाल ऐसा जो अभी आपके लिए थोड़ा इजी हो। चलिए ये वाला कर लेते हैं। ये क्वेश्चन अभी हम कर रहे थे ना, इसके हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट डी पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी डी इक्वल टू के टाइम्स बी सी। अब पहला काम जो एग्जामिनर आपको ये हिंट देता है ना, हालांकि निकालने को बोला एफ डी, लेकिन एफ डी के लिए आपको बी डी निकालने को बोल दिया, पहले बी डी निकालते हैं। और बी डी निकालने के लिए आपको बी सी का वेक्टर चाहिए। आइए भाई, वेक्टर बी सी तो हम निकाल चुके थे ना, तो मेरे पास जो गिवन है वो है बी डी इज इक्वल्स टू, बेटा क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 26, बी डी इक्वल्स टू के टाइम्स बी सी। ये आपका वेक्टर है। बी डी की जगह बी डी, के की जगह के, और बी सी की जगह जो हम वेक्टर निकाल चुके थे, ये आ जाएगा 2q माइनस 4p। ये बी डी हो गया। तो आपको एफ डी निकालना है। अगर मुझे एफ से लेके डी जाना है, आइए भाई, मुझे एफ से लेके डी जाना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं एफ से बी आऊंगा और फिर मैं बी से डी आ जाऊंगा। ये मेरा होगा, वे होगा आने का। मुझे कोई बताओ, चैट पे बता दो कि एफ से बी का वेक्टर क्या होगा। माइनस क्यों कहा आपने ईमान, माइनस गलत कर दिया आपने बेटा। वेरी गुड मास्टर। एफ से बी का वेक्टर होगा मेरे पास 3p। क्यों भाई, अगर ये पूरा 4p है और ये p है तो बचेगा आपके पास 3p। ठीक है, तो 3p तो हो गया एफ से लेके बी, मैं लिख रहा हूं भाई यहां पर एफ से बी हो गया 3p। उसमें मुझे ऐड करना है कौन, वेक्टर बी डी, और बी डी का वेक्टर हमारे पास निकाल चुके हैं यहां पर। इसको एज इट इज लिखो, के टाइम्स 2q माइनस 4p। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, आपको 2 बार p नजर आ गया। जब आपका वेरिएबल रिपीट हो गया, सिंप्लीफाई करना मस्ट है। ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो जाएगा 2q k माइनस 4p k। p वाली टर्म को साथ लिखो, और अब इसमें से p कॉमन निकाल लो। ये आपसे पूछने से पहले मैं बता दूं कि ये करना मैंडेटरी है। अगर आपका सेम वेक्टर का वेरिएबल रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है, तो उसको सिंप्लीफाई करना मैंडेटरी है। ये हो गया हमारा पार्ट बी का पार्ट 1। कोई प्रॉब्लम है, सवाल पूछो जल्दी से। ओके, अब आइए लास्ट पार्ट पर। अब क्या कहा, FEDR कोलिनियर। कोलिनियर दिमाग में आ जाना चाहिए क्या, स्केलर मल्टीपल यूज होगा भाई, कोलिनियर की बात कर रहे हैं। FED कोलिनियर। अब आप पहले लिखोगे कैसे, तरीका सीखो बेटा। आप लिख दो FED, इनमें से आप कोई भी 2-2 पॉइंट का पेयर बनाओ। अब आप लोग लिखना छोड़ देना बेटा, सही ना, लिखना छोड़ देना, समझना।
दो दो का पेयर बनाओ, मतलब एक पेयर में ले लूं एफ ई के साथ एफ डी ले लेता हूं, ये मेरा एक पेयर हो गया। इस्माइल ने कहा सर ई क्यों लूं मैं, उसने कहा सर मैं एफ ई के साथ एफ डी ले लेता हूं, ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे आंसर सेम आएगा। तो हम कौन सा पिक करें, हम वो पिक करेंगे जिसका डेटा हमारे पास है। देखो, क्या मेरे पास एफ डी है, क्या हम लोग वेक्टर एफ डी निकाल चुके हैं बेटा, बताइए। एफ डी का वेक्टर है हमारे पास, तो एफ डी हम निकाल चुके हैं बिल्कुल। क्या हमारे पास, मैंने दोनों सेम को लिख दिए, ओ एक मिनट, ये एफ डी के साथ ई डी है, एक मिनट किएगा, ये है कि मैंने एफ ई के साथ एफ डी ले लिया या एफ ई के साथ ई डी ले लिया, मैं कोई भी ले सकता हूं, डिपेंड करता है मेरे पास डेटा क्या है। तो अगर मेरे पास एफ डी है, एफ डी आपने कहा है, बिल्कुल है भाई, निकाला भी हमने, तो एफ डी है। क्या एफ ई है हमारे पास, एफ ई का वेक्टर निकाला था हमने कहीं पर, एफ ई देखो निकाला भाई, ये रहा। तो मेरे पास एफ ई का भी वेक्टर है और एफ डी का भी वेक्टर है, इसका मतलब है कि मुझे इसको लेना चाहिए। अगर आपको इसको लेना है तो पहले आपको ईडी निकालना पड़ेगा, तो क्यों हम एक्स्ट्रा काम करें। तो हमने फाइनलाइज कर लिया कि हम इसको पिक करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, लिखोगे कैसे, अब आप लिखोगे एफ ई इक्वल्स टू के टाइम्स ईडी। यहां पर देखोगे क्या एग्जामिनर के यूज तो नहीं कर चुका है, ऊपर देखो, देखो बेटा, एग्जामिनर के ऑलरेडी यूज कर चुका है, तो अब आपने के यूज नहीं करना, तो के को हटा दो और के की जगह मैंने लगा दिया एच। यस बेटा ईशर। ईडी क्यों लेंगे हम लोग, एफडी क्यों नहीं लेंगे इसमें? हाँ हम लोग एफ डी लेंगे क्योंकि हमारे पास एफ डी है बेटा, सही है, गलत लिखा था ये, हमारे पास तो एफ डी है ना, हमने एफ डी लिया है यहाँ पे। अब हम सिंपल यहां पर वैल्यू प्लेस करेंगे। एफ ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ ई है क्यू माइनस पी, एफ ई आ गया क्यू माइनस पी, एच अपनी जगह, एफ डी क्या है, एफ डी हम निकाल चुके थे ऊपर, दैट इज पी टाइम 3 माइनस 4k प्लस 2q k, ये आ गया हमारा एफ डी। किसी बच्चे का यहां तक कोई सवाल तो पूछ सकते हो, और यहां तक अगर सवाल नहीं है तो उसके बाद वाला स्टेप जो कंपेयरिंग कोफिशिएंट का होगा वो पहले आप करें, आपके बाद मैं करवाऊंगा। ओके बेटा, मैं करवा रहा हूं, सॉल्व करवा रहा हूं आगे। Q माइनस पी, यहां पर मैं H को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, H टाइम 3 माइनस 4k टाइम्स P प्लस 2HK मल्टीप्लाई करा दिया। अब आपने कंपेयर करना है P को और Q को। P का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पर क्या लिखा है, अगर कोई भी नंबर नहीं है तो -1 है। P का कोफिशिएंट राइट पे क्या लिखा हुआ है, ये पूरा P का कोफिशिएंट है, दैट इज H टाइम 3 माइनस 4k। अब Q पर आते हैं, Q का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पर क्या है, कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा। Q का कोफिशिएंट राइट साइड पर क्या है, ये आ जाएगा 2HK। अब मुझे तो K का आंसर निकालना है ना, तो मैं यहां पर बनाता हूं H को सब्जेक्ट। ओके बेटा, मैं रुक जाता हूं यहां पर, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज समझ ना आई हो इसे सवाल पूछना बेटा। ओके बेटा, कोफिशिएंट वाला पार्ट फिर से, ओके बेटा मैं बता रहा हूं, सुनिएगा। देखो, आपके पास लेफ्ट साइड पर P का कोफिशिएंट क्या है, P का कोफिशिएंट कोई नंबर नहीं है बेटा, सिर्फ माइनस है, तो ये -1 होगा। P का कोफिशिएंट राइट साइड पर क्या है, ये पूरा जो P के साथ लिखा होता है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ P।
यस बेटा। सर आपने सॉल्व करने से पहले पी जो है वो आगे था ब्रैकेट के, आपने पीछे क्यों कर दिया? बेटा देखो मेरी एक बात सुनो, आपके पास लिखा हुआ है JHKL, सही है। अगर ये चारों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इनको किसी भी ऑर्डर में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नंबर्स में देखो, मैं आपसे कहूं 2 × 3 × 4, मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा मासूमा? 24। और अगर मैं कहूं 3 × 2 × 4, अब क्या होगा? 24। देखा? तो आपकी अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसलिए किया ताकि आपको पी का कोफिशिएंट पिक करने में आसानी हो, कि भाई जो कुछ पी के साथ लिखा है वो उसका कोफिशिएंट है। ओके। और कोई सवाल? ओके बेटा, तो यहां पर एच को बनाया सब्जेक्ट, तो ये आ जाएगा, के को बनाया सब्जेक्ट, नहीं एच को बनाया, ये आ जाएगा 1/2K। सही बेटा, एच को सब्जेक्ट बनाया तो आपके पास आएगा 1/2K, और इस एच की वैल्यू को आपने उठाकर यहां पुट करना है। यहां पर h की जगह 1/2 पुट करना, जो वैल्यू है 1/2K, तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू h की जगह 1/2K टाइम्स 3 - 4K। बेटा 2K डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2K इक्वल्स टू 3 - 4K। ये जो आपका 4K वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4K - 2K 2K इक्वल्स टू 3, और K का आंसर आ जाएगा 3/2। ये हुआ आपका क्वेश्चन कंप्लीट। समझ आया बेटा? तो अब जो आपकी क्वेरीज थी ना, वो आप क्वेरीज अब देखिएगा, तो आपको वो जो भी मसले थे वो इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे। इस तरह अगर कोई सवाल है बेटा पूछ सकते हो आप। प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, आप जरूर देखिएगा, और फिर भी प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मैं अगर इसको समराइज करूं तो हमने क्या किया, जब हमको प्रूफ करना हो या हमको गिवन है कि कोलिनियर है पॉइंट्स या पैरेलल वेक्टर, तो आपने स्केलर मल्टीपल को यूज करना होता है, और उसके बाद जो मेथड है वो है कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। देखिए हमारे वेक्टर की कहानी जो है ना वो यहां तक थी, यहां तक वेक्टर का पार्ट था। जो कंपेयरिंग कोफिशिएंट वाला पार्ट है, अगर आपको याद हो, हमने अलजेब्रा में कंप्लीटिंग स्क्वायर में किया होता है, वहां पर भी हम ये मेथड कर रहे होते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट वाला। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, इसको दोबारा देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ना समझ आए फिर भी देख लीजिएगा। 1 मार्क से A* रह गया, चले कोई बात नहीं, भी तो आपका स्कूल का है ना, CI में करनी है आपको। यस बेटा नूर फातिमा, ये अभी जो आपको तो सारी वर्किंग लग रही है, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूं ना। जब आपको समझ आएगा तो हम बहुत सारी चीजें मेंटली कर रहे होंगे, उसको मेंशन नहीं करेंगे हम। ठीक है बेटा जी, यहां पर मैं क्लास को करूंगा एंड अप।